डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इज अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि इस समय इंडिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेज जो है नहीं चल पा रही हैं और आप देखेंगे कि आपके जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन आपका कब तक चलेगा ये किसी को भी मालूम नहीं है और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट होंगे इसके बारे में भी कुछ कह पाना भी संभव नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए द इंजीनियर की टीम ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग हो गए हैं उन सारे ही सब्जेक्ट को हम लोग ऑनलाइन के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू सारे के सारे कंप्लीट कर लें, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका लॉकडाउन खुलता है और आपका एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका पावर सिस्टम में आपका डील कर रहा था और पावर सिस्टम में हम लोग जनरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया था जो कि आपका सेकेंड यूनिट था। लेकिन ट्रांसमिशन में भी आप देखेंगे कि मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट करा चुका था, साथ ही साथ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 1 या 2 केस कंप्लीट हो गए थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको जितना भी मैंने ट्रांसमिशन में पढ़ाया था हो सकता है कि आपको भूल गया हो, तो 1 या 2 लेक्चर के थ्रू मैं आपका जो भी पोर्शन था, ठीक है, जो भी बेसिक्स मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन में बताए थे कि ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज करते हैं, कैसी मॉडलिंग होती है, उन सब चीज़ों को मैं रिकॉल कर देता हूं और जैसी 2 से 3 लेक्चर में आपकी जो भी चीज़ें मैंने कवर की थी वो आपकी रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन। ठीक है, आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन का यूज करते हैं और जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली आपका ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बोर्ड में भी लिख दूंगा और आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी चीज़ें एक जगह पे सिंक्रोनाइज तरह से रहें और आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। तो लेक्चर को बहुत ही आराम से बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि चीज़ें आपको बिल्कुल ही समझ में आए। दूसरा, आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो को देखते हुए कॉपी पेन लेके बैठें और अपने नोट्स को बनाते जाएं। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन का यूज करते हैं और जनरली ट्रांसमिशन आपका ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको बोले, दोनों पॉइंट को मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, मैंने बोला जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन का यूज करते हैं और जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट होगा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किया जाता है। ट्रांसमिशन
लाइन द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे हम लोग ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है और ट्रांसमिशन को करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत होती है। तो पहला जो टॉपिक होने वाला है ट्रांसमिशन में जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका होने वाला है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसमिशन लाइन। अब आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसकी परफॉर्मेंस को आपको एनालिसिस करना होगा। ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आप दो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। एक तो ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी कितनी है और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन का आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पहला ट्रांसमिशन लाइन में जो पहला टॉपिक होगा, द फर्स्ट टॉपिक इज मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि जब तक आप ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल नहीं बना पाओगे तब तक आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो आप देखेंगे कि जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से पैरामीटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन में भी जो पहला टॉपिक है दैट इज द मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो फर्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ performance analysis of transmission line, performance analysis of transmission line। एक चीज मैंने आपके यहां पर बता रखी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा जितना मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, जिससे मैं आपको केवल वही चीज़ें पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं और मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाए हुए मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं और आपको सारी चीज़ें भूल गई होंगी, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे आप जो है ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग क्यों करते हैं। अब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर उसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर जनरली कैलकुलेट करते हैं, एक होता है इफिशियंसी और दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। और इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल आना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं ट्रांसमिशन लाइन का जो पहला टॉपिक है मॉडलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन line we use the electrical equivalent model, we use the electrical equivalent model of transmission line, For the performance analysis of the transmission line, we use the electrical equivalent model of transmission. पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं ट्रांसमिशन लाइन की। What is the transmission line?
ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग होगी ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन आपको मालूम है, मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर और इट इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बसेज। आप देखेंगे जो भी जनरेटिंग स्टेशन बनाए जाते हैं वो आपके काफी दूरी पे बनाए जाते हैं सेफ्टी पर्पस से या फिर लोकेशन के अनुसार। तो जनरली जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं और वहां से पावर को लोड सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो कंडक्टिंग लिंक होता है उसी कंडक्टिंग लिंक को आप क्या बोलते हैं, आप ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। या फिर दो बस के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक होता है, दो बस को जिस कंडक्टिंग मीडियम से आप जो है लिंक करते हैं उसको भी आप ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की डिफिनीशन की बात करूं तो आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन लाइन is the conducting link between the remote generating station, remote means होता है दूर, remote generating station to the load center, or it is the conducting link, between the two buses, दो बस के बीच का कंडक्टिंग लिंक आपका ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। तो मैंने बोला ट्रांसमिशन लाइन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर्स, ठीक है, लोड सेंटर, और इट इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बसेस। तो जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई है उस डेफिनेशन को मैं एक फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर आप लोग मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को लेते हुए चीजें बहुत ही आराम से पढ़ाऊं जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपका जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है इट इज नथिंग बट द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, या फिर दो बस के बीच का लिंक आपका ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। तो यहां पर मैं दो बस ले रहा हूं। पहली बस है जिस बस से आपका जनरेटिंग स्टेशन या फिर जनरेटर कनेक्ट होगा उसको जनरेटर बस या फिर आपका जनरेटिंग एंड या फिर सेंडिंग एंड बोल सकते हैं क्योंकि आप जनरेटिंग एंड से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए बस और इस बस से आपका जनरेटर क्या है बेटा, कनेक्ट है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए जनरेटर और नाउ इस बस से आपका जनरेटर कनेक्ट है। तो इस बस को बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, जनरेटिंग एंड, दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग एंड, जनरेटिंग एंड या फिर इसको बोल सकते हैं जनरेटर बस, जनरेटर बस, या फिर आप आप जो है जनरेटिंग स्टेशन से पावर को ट्रांसमिट करते हैं या फिर यहां से पावर को आप सेंड कर रहे हैं या फिर इसी बस को वो क्या बोल सकते हैं बेटा, सेंडिंग एंड, दिस इज आल्सो नोन एज ए सेंडिंग एंड। जिस बस से बेटा आपका लोड कनेक्ट होता है उस बस को आप बोलते हैं लोड बस या फिर लोड एंड, या फिर वहां पर लोड, उस बस पे लोड लगा तो लोड पावर को रिसीव कर रहा है इसलिए आप उसको रिसीविंग भी बोल सकते हैं। तो नाउ इस बस पे आपका लोड लगा है, नाउ दिस इज द लोड, तो इस बस को आप बोलने वाले बेटा दिस इज द लोड एंड, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा
लोड बस या फिर लोड पावर को रिसीव करेगा इस बस से, तो इसी को आप बोल सकते हैं रिसीविंग एंड। दिस इज रिसीविंग एंड, ठीक है। आप देखेंगे आपका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दो बस हैं, और इन दो बस के बीच का जो कंडक्टिंग, इन दो बस को जिस कंडक्टर से आप क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, दैट लिंक इज नथिंग बट नोन एज ए ट्रांसमिट। तो इन दो बस को मैं इस कंडक्टिंग लिंक के द्वारा क्या कर रहा हूं बेटा, ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दो बस को या फिर जनरेटिंग स्टेशन, दिस इज ए जनरेटिंग स्टेशन एंड दिस इज द लोड सेंटर। तो जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के बीच का ये जो कंडक्टिंग लिंक होगा, इसी कंडक्टिंग लिंक को आप क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये जो हमने ब्लैक कलर से कंडक्टिंग लिंक बनाया है जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के बीच का, ये जो कंडक्टिंग लिंक है, यही लिंक आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग इन के वोल्टेज को आप बोल सकते हैं बेटा Vs, और रिसीविंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Vr से, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन क्लियर होगी। ट्रांसमिशन लाइन इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, और इट इज द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द टू बसेस। दो बस के बीच का जो कंडक्टिंग लिंक है, या फिर जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर के बीच का जो आपका कंडक्टिंग लिंक होता है, उसको ट्रांसमिशन लाइन आप बोलते हैं। नेक्स्ट होगा, जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा, तो उसकी मॉडलिंग करने पे मुझे इलेक्ट्रिकल कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं चीजें आपकी रिवाइज करा रहा हूं, जिससे मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाने में आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप चीजें भूल चुके होंगे। तो यहां पर मैं रिवीजन के पर्पज से आपको सारी की सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। बाकी मैंने जब आपको क्लास में नोट्स बनवाए थे, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी डेप्थ में चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होने वाली है मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जब आप ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं, तब आपको कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट होगा मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आप देखेंगे जनरली आप जो ट्रांसमिशन करते हैं, उसके लिए आप 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं, लेकिन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझाने के लिए भी स्टार्टिंग पे यहां पर मैं एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जनरली फॉर ट्रांसमिशन पर्पज, generally for transmission purpose we use 3 phase transmission line, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर आपको समझाने के लिए मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहा हूं। फॉर सिंप्लिसिटी I can be used single phase transmission line, ट्रांसमिशन लाइन। अब आप देखेंगे, अगर मैं सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहा हूं, तो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास 2 कंडक्टर होंगे, एक फॉरवर्ड कंडक्टर होगा, दूसरा रिटर्न कंडक्टर होगा। फॉरवर्ड कंडक्टर से जितना करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उतना ही करंट रिटर्न कंडक्टर से रिटर्न होने वाला है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, मॉडलिंग को समझाने के लिए, आई कैन बी कंसीडर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, और सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास 2 कंडक्टर होने वाले। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए 2 कंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर, जिसको मैं फॉरवर्ड कंडक्टर बोलने वाला हूं,
दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्टर, दिस इज फॉरवर्ड कंडक्टर। दूसरा आपके पास होगा रिटर्न कंडक्टर, दिस इज ए रिटर्न कंडक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज द रिटर्न कंडक्टर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट रिटर्न कंडक्टर। दिस इज रिटर्न कंडक्टर, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपके इस ट्रांसमिशन लाइन से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस फॉरवर्ड कंडक्टर से आई करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, और जितना करंट बेटा फॉरवर्ड कंडक्टर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा उतना ही करंट रिटर्न कंडक्टर से क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। आगे लोड लगा होगा, लोड मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो यहां से आई करंट जाएगा, लोड से पास करते हुए इतना ही करंट आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। तो मैंने माना कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो फॉरवर्ड कंडक्टर से जितना करंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा उतना ही करंट रिटर्न कंडक्टर से क्या भी करेगा, बैक होने वाला है। तो आई करंट रिटर्न कंडक्टर से क्या कर रहा है, बैक हो रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा तो मुझे किन किन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कंसीडर करना पड़ेगा। आप देखेंगे जो भी आप ट्रांसमिशन लाइन यूज करेंगे उसकी कुछ ना कुछ आपके पास क्या होने वाली है, लेंथ होने वाली है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज एल। साथ ही साथ आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपकी ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, जनरली एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो आपके एल्यूमिनियम का जो मटेरियल होगा उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, रजिस्टिविटी भी होने वाली है। एल्यूमिनियम मटेरियल हैव सो सम रजिस्टिविटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, जो एल्यूमिनियम मटेरियल होगा रजिस्टिविटी, वो कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो आप देखेंगे जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसके पास लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रजिस्टिविटी है। तो 100% आपकी ट्रांसमिशन लाइन, अगर ट्रांसमिशन लाइन के पास रजिस्टिविटी है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो 100% जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो कुछ ना कुछ क्या ऑफर करने वाली है बेटा, रजिस्टेंस ऑफर करने का। कोई रजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया को बेटा मैं ए मान लेता हूं। तो आप देखेंगे आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो एल्यूमिनियम की कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी होगी, लेंथ होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो 100% ट्रांसमिशन लाइन का जब मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल में आपकी ट्रांसमिशन लाइन कुछ ना कुछ रजिस्टेंस ऑफर करेगी, क्योंकि रजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखेंगे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। आप देखेंगे यहां पर मैं जो आपको ट्रांसमिशन पढ़ा रहा हूं वो कौन सा ट्रांसमिशन है, एसी ट्रांसमिशन है। मतलब ये जो करंट आप फ्लो करा रहे हैं वो कौन सा करंट है, एसी करंट है। एसी करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। तो जब मैं इस एसी करंट को ट्रांसमिशन लाइन से पास करूंगा तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स। अगर करंट आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो वो कंडक्टर से क्या भी करेगा, लिंक करेगा, और लिंक करने की वजह से आपका 100% आपका जो कंडक्टर है कुछ इंडक्टेंस इफेक्ट को भी क्या करेगा, ऑफर करेगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप देखेंगे आपको मालूम है जो आपका फ्लक्स होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टर क्या करेगा, फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को आप किस नाम से जानते हैं बेटा, इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपके पास L इंडक्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, फाई डिवाइडेड बाई आई। दैट इज इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज या फिर फ्लक्स पर यूनिट करंट, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडक्टर से
1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दूंगा, अगर मैं इस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराऊंगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के बाद जितना भी फ्लक्स इस कंडक्टर से लिंक करेगा वही आपका जो है क्या होने वाला है, इंडक्टेंस, उतना ही इंडक्टेंस ये कंडक्टर क्या करेगा, ऑफर करने वाला है। तो आप देखेंगे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर इज नथिंग बट द फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट से जितना भी फ्लक्स लिंक करेगा उस कंडक्टर से उतना ही वो कंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टेंस इफेक्ट को ऑफर करेगा। या फिर आप देखेंगे अगर कहीं पर फ्लक्स होगा तो 100% वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी आने वाली है। तो आप देखेंगे क्योंकि इंडक्टर जो है किसकी वजह से आ रहा है, करंट या फिर फ्लक्स की वजह से, ठीक है। तो करंट में तो आप इसको किसमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सीरीज में रिप्रेजेंट करने वाले। तो आप देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स, अगर ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करेगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन किस इफेक्ट को भी ऑफर करेगी बेटा, इंडक्टेंस इफेक्ट को भी क्या करेगी, ऑफर करेगी, ठीक है। नाउ दिस इज द इंडक्टेंस इफेक्ट को ऑफर करेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने इंडक्टेंस भी शो कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर अगर एक दूसरे द्वारा कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर आपके जो है इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट है तो 100% उनके बीच में क्या ऑफर होगा बेटा, कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में एक फॉरवर्ड कंडक्टर दूसरा रिटर्न कंडक्टर, अगर दो कंडक्टर एक दूसरे से कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा क्या है, सेपरेट। आप देखें ट्रांसमिशन लाइन में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कौन यूज कर रहा है, एयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एयर इज एक्टिंग एज ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल between the transmission line, between the ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एयर आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर मटेरियल बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन। तो आप देखेंगे अगर दो कंडक्टर एक दूसरे से कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा सेपरेट हैं तो 100% उनके बीच में क्या ऑफर होगा बेटा, एक कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफर होने वाला है। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा सेपरेट होते हैं तो इनके बीच में कौन सा इफेक्ट भी आता है बेटा, कंडक्टेंस इफेक्ट भी या फिर कैपेसिटिव इफेक्ट भी आता है। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर एक दूसरे के द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक के द्वारा क्या है बेटा, सेपरेट है तो 100% ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के बीच में क्या ऑफर होगा बेटा, सम कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफर होने वाला है। आप देखेंगे कि यहां पर दो कंडक्टर हैं, ठीक है, और इनके बीच में कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कैपेसिटी इफेक्ट आ रहा है। और एयर आपका कैसे बिहेव कर रही है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। आप देखेंगे इस ट्रांसमिशन लाइन से करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर बेटा कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कैपेसिटर में भी क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। जब कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में क्या होंगे, लॉसेज होंगे। तो कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, कंडक्टेंस को भी यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कैपेसिटर, आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर होंगे और दो कंडक्टर अगर एक दूसरे द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा सेपरेट है तो 100% उनके बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटी इफेक्ट आएगा। और आप देखेंगे जब दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एक कैपेसिटी इफेक्ट आएगा और ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये आप देखेंगे जनरली रिटर्न कंडक्टर को ग्राउंड पे ले लेते हैं और यहां पर अगर मैं जो है एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करूं तो इसको अगर मैं ग्राउंड पोटेंशियल पे मानूंगा तो इसका वोल्टेज होगा V। इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इस कैपेसिटर से क्या होने वाला है बेटा, करंट पास करने वाला। कौन सा करंट पास करेगा, चार्जिंग करंट पास करेगा। इस चार्जिंग करंट की वजह से कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में लॉसेज होंगे। तो उन डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं बेटा, कंडक्टेंस इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। तो नाउ दिस इज द
जी किसको रिप्रेजेंट करा है? कंडक्टेंस या फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। तो आप देखेंगे जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊंगा तो ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल बनाने में आपको 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, आर, एल, सी और जी। जहां पर आर और एल आपके कौन से पैरामीटर है? सीरीज ब्रांच के पैरामीटर हैं, सी और जी आपके शंट ब्रांच के पैरामीटर हैं। और आप देखेंगे जितने भी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं आर, एल, सी, जी, ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? थ्रू आउट द लाइन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपके जो है आर, एल, सी, जी जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं थ्रू आउट द लाइन। मतलब रेजिस्टेंस केवल एक ही जगह पे नहीं होगा, पूरी की पूरी लाइन पे जो रेजिस्टेंस होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इंडक्टर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सी भी कैपेसिटर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कंडक्टेंस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप देखेंगे जितने भी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं आर, एल, सी, जी, ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं, इसलिए इनको हमेशा पर यूनिट लेंथ में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, इसलिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है, पर किलोमीटर या फिर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से इनको डिफाइन किया होता है। तो ये रेजिस्टेंस कैसा होगा? पर यूनिट लेंथ। आप जब इसको डिफाइन करेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, तो जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा? पर यूनिट लेंथ डिफाइन करूंगा। मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, लाइन की लेंथ जितनी होगी तो पूरी लाइन का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। नाउ एल भी किस में दिया होगा बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा? पर यूनिट लेंथ, दिस इज हेनरी पर किलोमीटर। कैपेसिटर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो पर यूनिट लेंथ डिफाइन करूंगा, दैट इज फैरेड पर किलोमीटर। और कंडक्टेंस को जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होगा, दैट इज सीमेंस पर किलोमीटर या फिर मोह पर किलोमीटर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं जितने भी आर, एल, सी, जी पैरामीटर हैं, आर, एल, सी एंड जी आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो जितने भी आपके जो पैरामीटर होते हैं, जब आप जो है अपनी ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाने में आपको 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, आर, एल, सी और जी। और ये आपके सारे के सारे पैरामीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लाइन। और आप देखेंगे जो आर और एल होता है वो आपके सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं। यहां पर लिख देता हूं आर कॉमा एल, आर सीरीज ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स एंड सी कॉमा जी आर शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर्स। ठीक है, तो सी और जी शंट ब्रांच के पैरामीटर है, आर और एल आपके सीरीज ब्रांच के पैरामीटर हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन ले रहा हूं, उसका जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरा, क्योंकि जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का आपका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा, चूंकि आपके इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने में ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर की जो थी आर, एल, सी, जी, और ये सारे के सारे पैरामीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो एग्जैक्ट या फिर जनरल जो आपका इलेक्ट्रिकल मॉडल होता है वो कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं जो है नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जनरल जो मैं इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा वो कैसा मॉडल होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है तो जब भी आपको ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस दिए होंगे तो ये कैसे डिफाइन होंगे? पर यूनिट लेंथ डिफाइन होने वाले हैं। मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से कि 1 किलोमीटर लाइन का रेजिस्टेंस इतना है, लाइन की लेंथ दे देगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन का क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टेंस भी इसी तरह टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटर और कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग होने वाली है दैट इज जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, जनरल
डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का जनरल मॉडल बनाऊंगा तो कैसा मॉडल बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनेगा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करने में आपको 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत है और चारों के चारों पैरामीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लाइन। तो जो आपका जनरल मॉडल होता है उसमें सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं, आर और एल सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं, सी और जी शंट ब्रांच के पैरामीटर होते हैं। तो अगर मैं एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊं तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बनाने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत है, आर, एल, सी और जी। और ये सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द लाइन, दिस इज जी। ठीक है, नाउ दिस इज मान लीजिए 1 किलोमीटर का मॉडल बना लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आपके पास फिर से आर, एल, दिस इज सी जी। सारे के सारे जो आपके पैरामीटर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। एल लेंथ का, एल किलोमीटर की मेरी लाइन है और उसका मैं इलेक्ट्रिकल मॉडल बना रहा हूं, तो आर, एल, सी जो कैसे होंगे? यूनिफॉर्मली, क्योंकि आप देखेंगे 1 किलोमीटर का रजिस्टेंस दिया होगा तो 1 किलोमीटर पे आपने आर ओम लगा दिया, एल ओम, एल हेनरी का यहाँ पर इंडक्टेंस, सी फेरेड का कैपेसिटर और जी सीमेंस का कंडक्टेंस लगा दी। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फिर से रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस विल बी देयर। तो नाउ दिस इज नथिंग बट जो एग्जैक्ट मॉडल होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो कैसा मॉडल होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होने वाला है। ठीक है, नाउ दिस इज सी एंड दिस इज जी। नाउ दिस इज गोइंग टू द लाइक दिस। Now this is the exact uniformly distributed parameter model of your transmission line। कितनी लेंथ का मॉडल बनाया बेटा? L किलोमीटर लेंथ का मैंने मॉडल बनाया है। और जो मॉडल है, एग्जैक्ट मॉडल जो ट्रांसमिशन लाइन का होता है वो कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। नाउ दिस इज आर, एल, सी, जी। दिस इज आर, एल, सी, जी। दिस इज आर, एल, सी, जी। दिस इज सी, जी, आर एंड दिस इज एल। और ये आपके कैसे पैरामीटर हैं यहां पर बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे डिफाइन है? दिस इज पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, पर यहां पर आर किसको डिपेंड कर? पर यूनिट लेंथ resistance। this is per unit length inductance। पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस, एक यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस कितना है? एल। एल किसको डिपेंड कर रहा है? पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस। और सी किसको डिपेंड कर बेटा? पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस। दिस इज पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस। और बेटा जी किसको डिपेंड कर रहा है बेटा? पर यूनिट लेंथ कंडक्टेंस। दिस इज पर यूनिट लेंथ
कंडक्टेंस। अच्छा, जी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। मतलब जी के क्रॉस जितना भी आपका पावर लॉस होगा वो किसके पावर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा? कैपेसिटर के पावर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला। अब आप देखेंगे कि जो एग्जैक्ट मॉडल होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है तो इसमें वर्किंग करना टफ हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो केवीएल और केसीएल होते हैं वो आपके लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल की मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में आप केवीएल केसीएल नहीं लगा सकते। अगर केवीएल और केसीएल नहीं लगा पाएंगे इस मॉडल में तो इसकी एनालिसिस करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एनालिसिस आप ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट मॉडल क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे एग्जैक्ट जो मॉडल होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो कैसा मॉडल होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। इस मॉडल में एनालिसिस करना टफ होता है, इसलिए मैं इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को क्या करता हूं? अप्रॉक्सीमेट करता हूं, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए? सरल हो जाए। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका जो मॉडल होता है वो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, दूसरा मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल और तीसरा मॉडल होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो आप देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को किस तरह से, कब किस तरह से अप्रॉक्सीमेट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जनरल ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, लेकिन इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में कैलकुलेशन करना क्या होगा? टफ होगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को तीन तरह के मॉडल में क्या कर सकता हूं? अप्रॉक्सीमेट मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी देयर आर 3 टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर यूज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होने वाली है, यहां पर लिखने वाला हूं there are 3 type of transmission line model used for the performance. There are 3 type of model. There are 3 type of approximate model of transmission line are used for the analysis purpose. एनालिसिस पर्पज के लिए आप 3 तरह के अप्रॉक्सीमेट मॉडल ट्रांसमिशन लाइन के बना सकते हैं। एग्जैक्ट मॉडल को क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि जनरली एग्जैक्ट मॉडल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है और इसमें आपको कैलकुलेशन करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो पहला जो मॉडल होता है ट्रांसमिशन लाइन का, पहला जो अप्रॉक्सीमेट मॉडल होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। दूसरा होता है बेटा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल और तीसरा होता है बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल और तीसरा होगा आपके पास बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो आप देखेंगे कि आप जो है अपने ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन के 3 अप्रॉक्सीमेट मॉडल बना सकते हैं और इन अप्रॉक्सीमेट मॉडल को यूज करके आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, फिर परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर द देयर आर 3 टाइप ऑफ अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूज फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस पर्पज, फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस पर्पज। ठीक है, तो मैं पहली हेडिंग डालने वाला हूं बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। नेक्स्ट होगी बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, यहां ये सारी की सारी चीजें बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको फिर से क्या हो जाए बेटा? रिवाइज हो जाए, जिससे मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
पढ़ाना क्या रहे, आसान रहे, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी टाइम हो चुका है, चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग होने वाली है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप केवल और केवल सीरीज पैरामीटर को ही कंसीडर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज पैरामीटर आर और एल को ही कंसीडर करते हैं, जबकि शंट पैरामीटर को आप क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में। ठीक है, तो नाउ पहली आपके पास हेडिंग होने वाली है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। आप ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल की हेल्प से एनालाइज कब करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को या फिर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए कब मैं ट्रांसमिशन लाइन के शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को बनाने वाला हूं। तो यहां मैं लिखने वाला हूं फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द analysis purpose, for the analysis purpose, for the analysis purpose the short transmission line model is used, the short transmission line model is used when फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आपका किससे बेटा छोटा होना चाहिए, 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा हो। अगर आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 0 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा हो और किससे छोटा हो बेटा, 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा हो। अगर आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा है, या फिर अगर मैं केवल लेंथ की बात करूं, आपकी जो लाइन की लेंथ है वो 80 किलोमीटर से बेटा क्या है, छोटी है, लेस देन 80 किलोमीटर। ठीक है, लेस देन 0 मत करिए, वो अंडरस्टूड है। यहां पर मैं बोल देता हूं कि आप जो है एनालिसिस पर्पज के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल तभी यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा हो, या फिर जो लाइन की लेंथ है वो कितने किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से छोटी हो, या फिर लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो वो आपका 20 किलो वोल्ट से क्या हो, कम हो। अगर आपकी लाइन का जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर से छोटी है, या फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा है, या फिर आपकी लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 20 किलो वोल्ट से कम है, तब आप अपने ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल बनाते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाएंगे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में जो शंट ब्रांच होती है उसमें जो आपका करंट होता है वो बहुत वेरी स्मॉल होता है। तो जब भी मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाऊंगा तो मैं शंट ब्रांच में जो करंट होगा वो बहुत कम होगा। अगर शंट ब्रांच में करंट बहुत कम है तो करंट को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। करंट 0 होने का मतलब शंट ब्रांच को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो शंट ब्रांच होती है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। शंट ब्रांच को निगलेक्ट करने का मतलब कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप कैपेसिटर और कंडक्टेंस को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाने के आप केवल और केवल सीरीज पैरामीटर को ही यूज करते हैं जो कि आर और एल होते हैं। और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो कैसा मॉडल होता है, आपका कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। तो आप लिखेंगे इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, इन द short transmission line model, in short transmission line model the current through the shunt branch, the current through the shunt branch is very small। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन का मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल बनाया था उसमें सीरीज पैरामीटर थे आर और एल, और शंट ब्रांच में कौन से पैरामीटर है, दैट इज सी और जी। तो आप देखेंगे इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल द करंट थ्रू द शंट ब्रांच इज वेरी स्मॉल।
करंट कैसा होता है बेटा शंट ब्रांच में? बहुत स्मॉल होता है। अगर करंट आपका ब्रांच में बहुत कम है तो वेरी वेरी स्मॉल मतलब आपका नियरली जीरो होता है। शंट ब्रांच में करंट जीरो होता है। अगर ब्रांच में करंट जीरो तो उस ब्रांच को आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। देयरफॉर in the short transmission line model the current through the shunt branch is very very small, so that in short transmission line model, in the short transmission line model the shunt branch is neglected. The shunt branch that is, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं बेटा? दैट इज कैपेसिटेंस एंड जी पैरामीटर। देन द शंट ब्रांच मतलब कैपेसिटर और कंडक्टेंस, शंट ब्रांच इज निगलेक्टेड। ठीक है, आप जो है अपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में सी और जी को क्या करते हैं, सी और जी पैरामीटर को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और केवल किस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जो कि आपके सीरीज पैरामीटर होते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में शंट ब्रांच को हटा देंगे तो पूरे के पूरे लाइन के रेजिस्टेंस और आप इंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड कर सकते हैं। तो जो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो कैसा होता है बेटा, आप जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को क्या कर सकते हैं, लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो शंट ब्रांच होती है उससे वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है, तो आप उस करंट को जो है, जो करंट होता है बहुत छोटा होता है, करंट बहुत छोटा होने के बाद लगभग जीरो होता है। अगर करंट लगभग ब्रांच में जीरो तो उस ब्रांच को ओपन कर सकते हैं। मतलब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट ब्रांच को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। और शंट ब्रांच को अगर निगलेक्ट कर देंगे तो लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट में लिखने वाला हूं, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, इन short transmission line model the distributed parameter model, the in short transmission line model the distributed parameter model of transmission line is approximated by lumped or concentrated पैरामीटर मॉडल, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन मॉडल में आप अपने लाइन के डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को किससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, देयरफॉर the short transmission line model is a lumped or concentrated model in which only series parameter R and L are considered and shunt parameter C and G are neglected.
नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बना के दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे, आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कब बनाएंगे, जब उस ट्रांसमिशन लाइन पे जो सिग्नल आपका फ्लो करा उसकी फ्रीक्वेंसी और लाइन की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा होना चाहिए, या फिर जो लाइन की लेंथ है पावर लाइन के लिए लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से छोटी होनी चाहिए, या फिर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 20 किलो हर्ट्ज से छोटा है। तब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है, जिसमें आप ट्रांसमिशन लाइन के केवल और केवल सीरीज पैरामीटर आर और एल को कंसीडर करते हैं और शंट ब्रांच के पैरामीटर सी और जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ मॉडल यहां पर मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग मॉडल को बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप सी और जी को निगलेक्ट कर देते हैं और आप अपनी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन को टोटल लाइन के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो नाउ यू कैन बी इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको मॉडल बना देता हूं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के रेजिस्टेंस सीरीज पैरामीटर आर और एल को कंसीडर करते हैं, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। और एक ऐसा मॉडल है बेटा लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड। आपने शंट ब्रांच को हटा दिया, आपने लाइन के पूरे रेजिस्टेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया और लाइन के टोटल इंडक्टेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया। नाउ दिस इज नथिंग बट द आरटी एंड दिस इज एलटी। ठीक है, आरटी यहां पर किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और बेटा एलटी किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, टोटल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब आप देखेंगे इस सीरीज पैरामीटर की वजह से आप लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एसी ट्रांसमिशन पढ़ा हूं। एसी के केस में हर एक एलिमेंट क्या ऑफर करेगा, इंपीडेंस ऑफर करेगा। रजिस्टर कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, रजिस्टर के बाद इंडक्टर कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, जे ओमेगा एल। तो आप देखेंगे आप जो है आर और एल कैसे पैरामीटर, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर हैं। तो आपके ट्रांसमिशन लाइन, आप जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन केस में जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं आप अपनी लाइन को टोटल सीरीज इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर मैं टोटल सीरीज इंपीडेंस निकालूं आपकी लाइन का, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप अपनी पूरी लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से, सीरीज पैरामीटर की वजह से सीरीज इंपीडेंस आएगा, और शंट पैरामीटर जो शंट ब्रांच होती है वहां पर आपको चार्जिंग करंट निकालना होता है, इसलिए उसका एडमिटेंस लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर शंट ब्रांच नहीं है तो एडमिटेंस नहीं होगा। तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस रिप्लेस कर देंगे, या फिर आप अपनी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल सीजी में, टोटल सीजी इंपीडेंस कितना होगा, आर टी प्लस जे ओमेगा एल टी, दिस इज नथिंग बट द ओम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जेड टी किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, ये जेड टी रिप्रेजेंट करा बेटा टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ
ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको पर यूनिट लेंथ का 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया होगा, उसमें लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? 1 किलोमीटर का इंडक्टेंस दिया होगा, लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस मालूम है तो लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस लिख सकते हैं RT प्लस J ओमेगा LT। तो आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द कैसा मॉडल है बेटा? लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल, कंसंट्रेटेड मॉडल। और आप देखेंगे कि इस एंड को बोलते हैं, यहां से आप पावर को भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंडिंग एंड। ट्रांसमिशन लाइन का जो पहला एंड होता है उसको सेंडिंग एंड, वहां से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और जो दूसरा एंड होता है जहां पर पहले एंड में आपका जनरेटर कनेक्ट होता है, उसको जनरेटिंग एंड भी बोल सकते हैं या फिर सेंडिंग एंड। और आपका जो है दूसरा एंड लोड से कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन का, इसलिए इसको बोलते हैं रिसीविंग एंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट द लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। तो आप देखेंगे जो पहला एंड होगा वो किस ट्रांसमिशन लाइन का जो पहला एंड होगा वो किससे कनेक्ट होगा? जनरेटर से, या फिर यहां से पावर सेंड करेंगे तो इसको बोलते हैं सेंडिंग इन। सेंडिंग इन वोल्टेज को किससे प्रिंट करते हैं बेटा? VS से। सेंडिंग इन करंट को किससे प्रिंट करते हैं बेटा? IS से प्रिंट करते हैं। जो दूसरा एंड होगा उसे लोड कनेक्ट होगा तो इसको रिसीविंग इन बोलते हैं। रिसीविंग इन के वोल्टेज को प्रिंट करते हैं VR से, और रिसीविंग इन करंट को किससे प्रिंट करते हैं? IR से प्रिंट करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाऊं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैसा मॉडल होता है? पहला चीज क्लियर, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप लाइन को उसके टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज को VS से प्रिंट करते हैं, सेंडिंग इन करंट को IS से, दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज को VR से और रिसीविंग करंट को IR से। नाउ दिस इज द पोलैरिटी विल बी देयर। और आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा जो सेंडिंग इन करंट होगा वही रिसीविंग इन करेंगे। तो एक पॉइंट लिखेंगे, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑलवेज सेंडिंग इन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिसीविंग इन करंट। ये आपको कुछ रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर दूसरा मॉडल भी रिकॉल करा देता हूं। आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन के मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को भी यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस पर्पज के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कब बनाते हैं? जब आपकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए बेटा? 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा होना चाहिए और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा होना चाहिए। या फिर लाइन की लेंथ, अगर मैं पावर लाइन की बात करूं तो अगर पावर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से क्या है बेटा? ज़्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, तो भी आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल बना सकते हैं बेटा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। या फिर अगर आपकी लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा है और 100 किलो वोल्ट से कम है, तो भी आप जो है ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो यहां पर पहले लिख देते हैं, फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज, for the analysis purpose the medium transmission line model, the medium transmission line model is used when फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है बेटा वो किससे बड़ा होना चाहिए? अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा है और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा है। या फिर अगर मैं पावर लाइन की बात करूं, अगर आपकी पावर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से बड़ी है और 240 किलोमीटर से छोटी है। या फिर आपका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है लाइन का वो 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा है और 100 किलो वोल्ट से कम है, तब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के
एनालिसिस करने के लिए आप कौन सा मॉडल बना सकते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। तो पहला चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो शंट ब्रांच से करंट फ्लो करता है वो मॉडरेट रेंज पे होता है, ठीक है। मॉडरेट रेंज का मतलब आप उस करंट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में शंट ब्रांच से आपका जो है मॉडरेट लेवल का करंट फ्लो कर सकता है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको शंट ब्रांच को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट ब्रांच से जो करंट फ्लो करता है वो मॉडरेट मतलब कंसीडरेबल रेंज का ही होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो आपका जब आपका शंट ब्रांच मतलब कैपेसिटर से जब वो करंट पास करेगा तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, वेरी वेरी स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं। तो अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बहुत कम होते हैं तो आप जो है डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को ट्रांसमिशन लाइन में कौन रिप्रेजेंट करता था, जी रिप्रेजेंट करता था। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट ब्रांच से करंट आपका फ्लो करता है, लेकिन वो मॉडरेट या फिर कंसीडरेबल रेंज पे ही होता है, मतलब उसको कंसीडर ही किया जा सकता है। उस करंट से कैपेसिटर में जो लॉस होता है उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। तो मीडियम ट्रांसमिशन में डाइलेक्ट्रिक लॉसेज ज्यादा नहीं होते, इसलिए आप जो है शंट ब्रांच में आप जो है कंडक्टेंस के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मीडियम ट्रांसमिशन में शंट ब्रांच में केवल और केवल किसको कंसीडर करते हैं, कैपेसिटर को ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, in medium transmission line model, the current in the shunt branch, the current in the shunt branch is considerable, कंसिडरेबल और मॉडरेट रेंज, और मॉडरेट का मतलब कि इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, मॉडरेट रेंज और एप्रिसिएबल रेंज, और एप्रिसिएबल मतलब आपको इस करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते मतलब ब्रांच को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये करंट इतना ज्यादा भी नहीं होता कि इसकी वजह से कैपेसिटर में काफी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हो। मतलब आप जो है यहां पर शंट ब्रांच को कंसीडर करेंगे सो दैट इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, the shunt branch is considered, the shunt branch is considered, but the current is considerable range, but in the shunt branch, current is considerable range, is considerable range, so that the dielectric losses, so that the dielectric losses in the capacitor is very very small, very small। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो है बहुत कम होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को आप किस एलिमेंट से दिखाते हैं, जी से। सो दैट इन शंट ब्रांच, in the shunt branch, so that in the shunt branch the G parameter is neglected, therefore
In the medium transmission line model, therefore, in the medium transmission line model, in the shunt branch, only C parameter is considered, but G parameter is neglected. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट ब्रांच में आप केवल और केवल आप कैपेसिटर को ही कंसीडर करते हैं, बल्कि कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और आपका जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है उसमें भी आप क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को क्या कर सकते हैं, आप कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड पैरामीटर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस लम्प्ड पैरामीटर मॉडल में लाइन के केवल 3 ही पैरामीटर कंसीडर किए जाएंगे, आर, एल और सी, आर, एल एंड सी। तो यहां पर लिखने वाला हूं, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, the distributed parameter model can be approximated by, in medium transmission line model, the distributed parameter model of transmission line can be approximated by a lumped or concentrated model in which R, L and C parameter of transmission line are considered, where R and L are series parameter and C is शंट पैरामीटर, मतलब कैपेसिटर आपका शंट में लगा होगा। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आपके बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए आप जी पैरामीटर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां मैं लिखने वाला हूं, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इन मीडियम transmission line the dielectric losses are very very small, so that G parameter मतलब कंडक्टेंस पैरामीटर is neglected in the medium transmission line model,
ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप जो है जी को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो भी लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। फॉर एनालिसिस पर्पज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 4 टाइप के लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल अवेलेबल हैं। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज there are 4 type of lumped or concentrated parameter model used in the medium transmission line. Concentrated model used in medium transmission line model. पहला जो आप लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल यूज करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वो होता है नॉमिनल टी, नॉमिनल टी मॉडल। दूसरा होता है बेटा नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल। इसको बोलते हैं बेटा मिडिल कंडेंसर मॉडल। इस मॉडल में लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो लाइन के सेंटर पे या फिर मिडिल पे कंसंट्रेट होता है। नॉमिनल पाई मॉडल या फिर इसको बोलते हैं 2 कैपेसिटर मॉडल, 2 कैपेसिटर मॉडल या फिर स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल, स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल। इस मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और आधा कैपेसिटेंस आपका जो है कंसंट्रेट होता है सेंडिंग इन साइड में और आधा कैपेसिटेंस आपका कंसंट्रेट होता है रिसीविंग इन साइड पे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है दैट इज स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल, स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल, स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल। यहां पर तीसरा मॉडल होता है दैट इज इंड कंडेंसर मॉडल, इंड कंडेंसर मॉडल। मतलब आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट कर देते हैं और एक होता है सोर्स कंडेंसर मॉडल, सोर्स कंडेंसर मॉडल, ठीक है। इसमें आप इस मॉडल में लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को आप जो है सेंडिंग इन पे क्या कर देते हैं कंसंट्रेट कर देते हैं। तो इन चारों मॉडल के फिगर में आपको बना के दिखा देता हूं पहले, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे नॉमिनल टी मॉडल। नॉमिनल टी मॉडल में जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस होगा वो लाइन के मिडिल पे या फिर सेंटर पे क्या होगा कंसंट्रेट होगा। अगर लाइन के सेंटर पे लगा है तो लाइन का जो टोटल रजिस्टर है और टोटल इंडक्टेंस है उसका हाफ ऑफ द रजिस्टेंस और हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन सेंडिंग इन साइड और हाफ ऑफ द रजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग एंड साइड, ठीक है। तो चारों के चारों मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बना के आपको दिखा देता हूं। तो पहली हेडिंग बेटा आप डालेंगे that is nominal T मॉडल या फिर मिडिल कंडेंसर मॉडल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मिडिल कंडेंसर मॉडल, ठीक है। मिडिल कंडेंसर, कंडेंसर मीन्स होता है कैपेसिटर, मिडिल कंडेंसर मॉडल मतलब आपकी लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर
कंसंट्रेट है बेटा सेंटर पे। अगर लाइन का टोटल कैपेसिटेंस सेंटर पे कंसंट्रेट है तो हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग इन साइड पे होगी, हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग इन साइड पे होगी। तो आप देखेंगे हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन सेंडिंग इन साइड में मतलब टोटल रेजिस्टेंस का आधा रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा और आधा रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा। तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में आपके लाइन का टोटल रेजिस्टेंस का आधा रेजिस्टेंस सेंडिंग इन साइड पे और टोटल इंडक्टेंस का आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होते हैं। तो हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस कैन बी कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर लिख देता हूं बेटा, टोटल रेजिस्टेंस का आधा रेजिस्टेंस सेंडिंग इन साइड पे, टोटल इंडक्टेंस का आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे। तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस का हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड टोटल रेजिस्टेंस का हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज कंसंट्रेट ऑन द सेंटर और मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो सी किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। तो सी रिप्रेजेंट करा बेटा टोटल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, यहां पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस। तो आर बाई टू क्या है, हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड एल किसको रिप्रेजेंट, टोटल इंडक्टेंस। तो एल बाई टू क्या है, हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस। तो हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, इस फिगर में जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और एल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। टोटल अगर बेटा मैं इंपीडेंस की बात करूं तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा बेटा ट्रांसमिशन लाइन का, टोटल सीरीज इंपीडेंस। तो Z इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, Z रिप्रेजेंट कर टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। सीरीज पैरामीटर की वजह से सीरीज इंपीडेंस आता है, सीरीज पैरामीटर होता है R और L। तो टोटल सीरीज इंपीडेंस कितना होगा, R प्लस J ओमेगा L। Z रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर बेटा मैं रेजिस्टेंस को आधा कर दूं और आधा इंडक्टेंस कर दूं तो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस और हाफ ऑफ द इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि नॉमिनल टी मॉडल में हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो बेटा हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड। ठीक है, अब आप देखेंगे शंट में कैपेसिटर लगा टोटल कैपेसिटेंस की वजह। तो शंट ब्रांच में आप देखेंगे कि हमेशा शंट ब्रांच में जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं चार्जिंग करंट, क्योंकि जो भी करंट आपका फ्लो करेगा इस ब्रांच में वो कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। इसलिए आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के करंट को चार्जिंग करंट को बोलते हैं। जो भी करंट आपके कैपेसिटर से पास करेगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर के करंट को चार्जिंग करंट। तो आप देखेंगे टोटल कैपेसिटर के चार्जिंग करंट को निकालना हो तो आप शंट ब्रांच का हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, एडमिटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे शंट ब्रांच में टोटल कैपेसिटर लगा है तो इस टोटल कैपेसिटर की वजह से जो शंट ब्रांच है उसका जो एडमिटेंस होगा तो टोटल कैपेसिटर की वजह से टोटल एडमिटेंस आएगा। और बेटा कैपेसिटर का जो एडमिटेंस होता है वो कितना होता है बेटा, दैट इज J ओमेगा C। तो C रिप्रेजेंट करा बेटा, दिस इज टोटल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा Y किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, टोटल एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो Y किसको रिप्रेजेंट करा है, C क्या है बेटा, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस चूंकि शंट में लगा है तो इसका मैं एडमिटेंस लिखने की बात करूंगा, टोटल कैपेसिटेंस की वजह से टोटल एडमिटेंस। तो Y रिप्रेजेंट करता है बेटा
टोटल एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो y रिप्रेजेंट करता है बेटा, y इज इक्वल टू होता है j ओमेगा c, और बेटा y रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस इज नथिंग बट द टोटल एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और c रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो y रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एडमिटेंस, और बेटा z रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इंपीडेंस, और z की वैल्यू होगी बेटा r प्लस जे ओमेगा एल, और बेटा y की वैल्यू होगी j ओमेगा c विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में half of the total impedance is concentrated on the sending end side, half of the impedance is concentrated on the receiving end side, और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा या फिर टोटल एडमिटेंस इज कंसंट्रेट ऑन द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग एंड साइड। सेंडिंग एंड साइड के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, सेंडिंग एंड करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Is से। नाउ रिसीविंग एंड वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Vr से। Receiving in voltage can be represented by VR, and receiving in current को बेटा represent करते हैं बेटा IR से। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि यहां पर ये जो IS करंट है फ्लो करता करता इस नोड पे आएगा, और इस नोड पे आने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट तो बेटा रिसीविंग में चले जाए और कुछ करंट बेटा कैपेसिटर से पास हो। कैपेसिटर में जो भी करंट पास करेगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इसलिए कैपेसिटर से जो करंट IC है इस करंट को आप क्या बोलते हैं बेटा चार्जिंग करंट। कैपेसिटर के करंट को आप हमेशा बोलते हैं चार्जिंग करंट। दिस इज नथिंग बट द चार्जिंग करंट। तो अगर मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं तो नॉमिनल टी मॉडल में अगर आप बात करेंगे किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इन नॉमिनल टी मॉडल, इन द नॉमिनल टी मॉडल हमेशा याद रखिएगा बेटा सेंडिंग इन करंट इज इक्वल टू रिसीविंग इन करंट प्लस चार्जिंग करंट। ये रिलेशन हमेशा होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये मॉडल भी समझ में आ गया होगा। और ये जो मॉडल होता है आपका नॉमिनल टी मॉडल, ये कैसा मॉडल है, दैट इज द कंसंट्रेट। आपने पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन के आधे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट किया और आधे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को रिसीविंग एंड में, और लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को सेंटर पे कंसंट्रेट किया है। तो आपका नॉमिनल टी मॉडल कैसा होता है बेटा, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉमिनल पाई मॉडल, तो नॉमिनल पाई मॉडल में क्या होगा कि लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसमें से आधे कैपेसिटेंस को, अगर कैपेसिटेंस आधा होगा तो उसकी वजह से एडमिटेंस भी क्या हो जाएगा, आधा एडमिटेंस। तो हाफ ऑफ द कैपेसिटर इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटर इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मॉडल की दैट इज नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो नॉमिनल पाई मॉडल में आप क्या करते हैं, आप जो है हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटर का हाफ ऑफ द कैपेसिटर इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो नाउ रिसीविंग इन साइड पे लाइन के टोटल कैपेसिटेंस का आधा कैपेसिटेंस आप रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट कर देते हैं और हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड। और लाइन के जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस मॉडल इज नथिंग बट नोन एज ए व्हाट, नॉमिनल पाई मॉडल। तो दिस इज द पाई मॉडल विल बी देयर।
तो आप देखेंगे आधे कैपेसिटर की वजह से कितना एडमिटेंस आएगा बेटा, हाफ ऑफ द एडमिटेंस। तो आप बोल सकते हैं नॉमिनल पाई मॉडल में हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड और हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। और लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द मिडिल या फिर सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इस सीरीज पैरामीटर की वजह से लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस Z कितना होगा बेटा, R प्लस J ओमेगा L। तो आप बोल सकते हैं कि नॉमिनल पाई मॉडल में हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड, हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड, और लाइन का जो टोटल इंपीडेंस होगा दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर और मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VS से, सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं IS से, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा VR से, रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा IR से। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे, आप देखेंगे जो सेंडिंग इन करंट है वो फ्लो करता करता जो है आपका इस नोड पे आएगा और इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट है, ये रिसीविंग इन साइड, तो ये सेंडिंग इन मान सकते हैं, ये रिसीविंग इन मान सकते हैं। और बेटा दिस इज सेंडिंग इन और रिसीविंग के बीच का जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो आप देखेंगे ये कैपेसिटर आपका कंसंट्रेट है कहाँ पर बेटा, सेंडिंग इन साइड पे। कैपेसिटर से ये करंट, ये सेंडिंग इन करंट आने इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा और जो करंट कैपेसिटर से पास करेगा उसको कैपेसिटर का करंट बोलते हैं। चूंकि ये कैपेसिटर कहाँ पर कंसंट्रेट है, सेंडिंग इन साइड में, तो इसको ICS दैट इज सेंडिंग इन चार्जिंग करंट। और चूंकि ये सेंडिंग इन है और ये रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट, तो आप इसको सेंडिंग इन मान सकते हैं, इसको रिसीविंग इन मान सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो करंट है वो कुछ करंट कैपेसिटर में जाएगा, कुछ करंट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां से यहां तक आप ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं क्योंकि सेंडिंग इन साइड है और ये रिसीविंग इन साइड पे है। सेंडिंग इन से रिसीविंग के बीच का लिंक जो होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ITL दैट इज ट्रांसमिशन लाइन करंट। ये ट्रांसमिशन लाइन करंट यहां से फ्लो करते हुए यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जो करंट रिसीविंग से पास करेगा उसको IR से प्रिंट करेंगे और बेटा यहां पर कुछ करंट, ये जो ट्रांसमिशन लाइन का करंट है वो इस नोड पे आने के बाद डिवाइड होगा, कुछ करंट ट्रांसमिशन लाइन से पास करते आपका जो है रिसीविंग पे चला जाएगा और कुछ करंट इस कैपेसिटर से चला जाएगा। कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा उसको चार्जिंग करंट बोलते हैं, जो कि ये कैपेसिटर रिसीविंग इन के पास लगा तो दैट इज कॉल्ड रिसीविंग इन चार्जिंग करंट। ठीक है, और ये जो मॉडल है वो भी कैसे बेटा, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहां पर Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सीरीज इंपीडेंस जो कि कितना है बेटा, R प्लस J ओमेगा L, और Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल दैट इज एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो कि कितना है, J ओमेगा C। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में हाफ ऑफ द कैपेसिटर इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड, हाफ ऑफ द कैपेसिटर इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन, एंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेट ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं तो नॉमिनल पाई मॉडल में आप इस नोड में जब KCL लगाएंगे तो किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली। तो सेंडिंग इन करंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ट्रांसमिशन लाइन करंट प्लस सेंडिंग एंड चार्जिंग करंट, एक रिलेशन तो ये होल्ड करेगा। और दूसरा आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन करंट इन दोनों नोड पे डिवाइड होगा, तो किसी भी नोड पे KCL लगाएंगे तो किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ट्रांसमिशन लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, रिसीविंग इन करंट प्लस रिसीविंग एंड चार्जिंग करंट। तो ये दो रिलेशन आपके हमेशा पाई मॉडल में क्या होने वाले हैं बेटा, हमेशा वैलिड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं, दो मॉडल और रह गए हैं दैट इज द इंड कंडेंसर मॉडल एंड सोर्स कंडेंसर मॉडल। तो आप देखेंगे इंड कंडेंसर मॉडल के हिसाब से आपको मालूम है कि जो कंडेंसर मींस होता है कैपेसिटेंस। तो आप देखेंगे लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है इस मॉडल में कहां पर कंसंट्रेट होगा, रिसीविंग एंड साइड पे, और सोर्स कंडेंसर में लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट होने वाला है बेटा, सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होने वाले। तो दोनों मॉडल को बगल बगल में बना देता हूं, दैट इज पहला होगा इंड
कंडेंसर मॉडल। इंड कंडेंसर मॉडल में लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड, और लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग इन साइड। तो इंड कंडेंसर मॉडल में लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड, और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। ये कहां पर कंसंट्रेट होता है बेटा? रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, चल तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। तो इंड कंडेंसर मॉडल में लाइन का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा, और टोटल कैपेसिटेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होने वाला है। या फिर आप बोल सकते हैं इस सीरीज पैरामीटर की वजह से लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस कहां पर कंसंट्रेट होगा? सेंडिंग इन साइड पे। और बेटा इस शंट पैरामीटर की वजह से लाइन का जो टोटल एडमिटेंस है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो टोटल सीरीज इंपीडेंस Z इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? R प्लस J ओमेगा L। और बेटा शंट में केवल कैपेसिटर लगा है तो बेटा टोटल शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग साइड, कितना होगा? J ओमेगा C। ठीक है, और ये भी कैसा मॉडल है बेटा? लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल, कंसंट्रेटेड मॉडल। ठीक है, नाउ यहां पर बना देते हैं बेटा, करंट वरेंट बना देते हैं। तो सेंडिंग इन करंट को आप बोलते हैं दैट इज Vs, सेंडिंग इन वोल्टेज को Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंडिंग इन करंट को Is से। नाउ रिसीविंग इन बेटा वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं Vr से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं IR से। नाउ दिस इज द रिसीविंग इन साइड, रिसीविंग इन, एंड दिस इज द सेंडिंग इन, सेंडिंग इन। ठीक है, और बेटा अगर मैं इस मॉडल में बात करूं तो जो सेंडिंग इन करंट है दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस नोड, सेंडिंग इन करंट इस नोड में फ्लो करके आएगा, और इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बेटा? IR के बराबर, और इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे चार्जिंग करंट। तो नो दैट इज इंड कंडेंसर मॉडल में जब मैं इस नोड में KCL लगाऊंगा तो इंड कंडेंसर मॉडल में सेंडिंग इन करंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? रिसीविंग इन करंट प्लस चार्जिंग करंट के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं सोर्स कंडेंसर मॉडल की, नेक्स्ट मॉडल अपने पास लास्ट होगा दैट इज सोर्स कंडेंसर मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगर मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सोर्स कंडेंसर मॉडल बनाऊंगा तो सोर्स कंडेंसर मॉडल में लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड। लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा, और लाइन का टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड बेटा। ठीक है, नाउ दिस मॉडल, दिस इज द टोटल कैपेसिटर ऑफ द लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड, total resistance and total inductance of the transmission line is concentrated on the receiving end side। ये मॉडल भी कैसा मॉडल होता है बेटा? लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। दिस इज लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल। बेटा सीरीज पैरामीटर की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस, तो आप बोल सकते हैं सोर्स कंडेंसर मॉडल में लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेट ऑन द रिसीविंग इन साइड, और बेटा टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड। नाउ दिस इज द सेंडिंग इन साइड, सेंडिंग इन, एंड दिस इज द रिसीविंग इन, दिस इज रिसीविंग एंड। ठीक है, तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? सेंडिंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, और सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Is से। ठीक है, नाउ रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं आप बेटा Vr से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा IR से।
यहां पर अगर मैं बात करूं, सेंडिंग इन करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा और इस नोड पे आने के बाद बेटा इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस इज, ये करंट कैपेसिटर से पास करेगा तो इसको चार्जिंग करंट बोलेंगे, और यहां पर जो करंट पास करेगा वो रिसीविंग एंड पे चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड IR। दिस इज कॉल्ड IR विल बी देयर। तो अगर मैं इस नोड में KCL लगाऊं तो सोर्स कंडेंसर मॉडल में हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोर्स करंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, रिसीविंग इन करंट प्लस चार्जिंग करंट के बराबर होता है। अब आपके पास लास्ट मॉडल बचा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप ट्रांसमिशन लाइन को कब अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जब आपका लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, या फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट अगर आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से छोटा है, या फिर अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है और 100 किलो हर्ट्ज से कम है, तब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को इन 4 कंसंट्रेटेड मॉडल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और अपनी ट्रांसमिशन लाइन के को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेटेड मॉडल से अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को, तो कंसंट्रेटेड मॉडल में आप KVL और KCL लगा सकते हैं, तो आपको एनालिसिस करना ट्रांसमिशन लाइन की क्या होगा, ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट मॉडल होगा दैट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल कैसा होता है और कब इस मॉडल को हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए। तो लास्ट मॉडल है अपने पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो लिखेंगे फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज द लॉन्ग ट्रांसमिशन मॉडल, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन model is used when frequency and length product is greater than 12000 हर्ट्ज किलोमीटर। अगर आपका लाइन में जो है, लाइन की लेंथ और लाइन पे जो सिग्नल फ्लो करे उसके फ्रीक्वेंसी, लाइन लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है अगर 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर अगर मैं पावर लाइन की बात करूं, अगर लाइन की लेंथ आपकी 240 किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर अगर मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूं, अगर आपका लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तब आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करने वाले हैं। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में जो शंट ब्रांच में करंट होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, तो आप यहाँ पर शंट ब्रांच को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इस मॉडल में भी शंट ब्रांच को आपको कंसीडर करना होगा। तो यहाँ लिखने वाला हूँ इन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, transmission line model, the current in the shunt branch, the current in the shunt branch is large। कैसी होती है बेटा, काफी होती है। ठीक है, अच्छी खासी करंट आपकी शंट ब्रांच में फ्लो करती है। so that in the long transmission line model, in the long transmission line model, in the long transmission line model, the shunt branch is considered, आपकी शंट ब्रांच क्या होती है, कंसीडर करते हैं, and the length of long transmission line is large, and the length of the transmission line is large
and shunt branch current is also large. Therefore the dielectric losses in the long transmission line is high, so that in transmission line model, in the long transmission line model G parameter is considered. तो आप देखेंगे कि पहला चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि लॉन्ग ट्रांसमिशन शंट ब्रांच को कंसीडर करते हैं। शंट ब्रांच को कंसीडर मतलब कैपेसिटर होगा, साथ ही साथ लाइन की लेंथ भी ज़्यादा है और आपका शंट ब्रांच में करंट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैपेसिटर में काफ़ी अच्छा खासा लॉस होता है। तो आपको डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को भी कंसीडर करना होता है, मतलब जी को भी आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट in the long transmission line model the shunt branch so that in the long transmission line model both the parameter of shunt branch both the parameter of shunt branch are considered, that is C and G both are considered in the long ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो यहाँ पर एक मैं पॉइंट लिख सकता हूँ कि जब मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाऊंगा तो मैं लाइन के ट्रांसमिशन के चारों पैरामीटर को कंसीडर करूँगा, आर, एल, सी और जी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल ऑल द पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर कंसीडर in the long transmission line model all the parameter of transmission line, that is R, L, C and G are considered। अब जब आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल होता है, जब मैं उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जब लाइन की लेंथ आपकी जो है 240 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, तब जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी एरर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को कंसंट्रेट मॉडल से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करनी है, अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना है तो कौन सा मॉडल ही यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल ही यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अगर आपकी लाइन की लेंथ 240 किलोमीटर से ज़्यादा है या फिर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से ज़्यादा है या फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका जो है 12,000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा है, तब लाइन के एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट मॉडल से अप्रॉक्सीमेट करूंगा तो आपकी एनालिसिस में एरर बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप कौन सा मॉडल ही यूज करते हैं, लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल यूज नहीं करते। कौन सा मॉडल यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है, उसी मॉडल को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ
in the long transmission line model, in the long transmission line model, the distributed parameter model, the distributed parameter model cannot be approximated by lumped or concentrated model cannot be approximated by a lumped or concentrated model because in lumped model or concentrated model, lumped or concentrated model the error is very very हाई। तो आप देखेंगे जब आपकी जो लाइन होगी, लाइन की लेंथ 240 किलोमीटर से ज़्यादा है या फिर फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा है या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से ज़्यादा है, तब आप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल को लम्प्ड या फिर कंसंट्रेट मॉडल से अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर मैं जो है कोई भी लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड अप्रॉक्सीमेटेड मॉडल नहीं बनाने वाला लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन, क्योंकि आपकी जो है लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल बनाने पर एरर जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एरर ज़्यादा होगी तो सही एनालिसिस नहीं हो पाएगी। so that the long transmission line, आप अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको कौन सा मॉडल यूज करें? so that for the analysis of long transmission line model we use distributed parameter model in which, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का एग्जैक्ट मॉडल ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल इन विच all the parameter of transmission line that is R, L, C and G are कंसीडर। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में ट्रांसमिशन लाइन के सारे पैरामीटर क्या करते हैं? कंसीडर्ड किए जाते हैं, आर कंसीडर्ड। वेयर आर एंड एल आर सीरीज पैरामीटर एंड सी एंड जी आर शंट पैरामीटर। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाने वाला हूं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ही यूज करना पड़ता है, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में सारे के सारे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर आप क्या करते हैं बेटा? कंसीडर्ड करते हैं बेटा। ठीक है, तो नाउ दिस इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, जो कि आपका ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है, जो कि कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में आप सारे के सारे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर कंसीडर आर, एल, सी एंड जी, जहां पर आर और एल कैसे हैं बेटा? सीरीज पैरामीटर हैं, और सी और जी आपके शंट ब्रांच के पैरामीटर हैं। ठीक है, नाउ दिस इज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ क्या होंगे बेटा? डिफाइन होंगे। दिस इज आर, एल, सी एंड जी।
दिस इज आर एल सी एंड दिस इज जी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल अगर आपको बनाना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कब बनाते हैं, जब लाइन की लेंथ आपकी 240 किलोमीटर से ज़्यादा हो, या फिर फ्रिक्वेंसी इनटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 12,000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज़्यादा हो, या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से ज़्यादा हो, तब आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, ये आपका सेंडिंग एंड साइड है, दिस इज सेंडिंग एंड, ये आपका रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Vs से, और सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Is से। ठीक है, नाउ दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे Vr से, और रिसीविंग इन करंट को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा IR से। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है, नाउ दिस इज R L C G, R L C G, दिस इज R L C G, दिस इज C G R एंड L। और बेटा ये जो मॉडल है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो कौन सा मॉडल होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। और बेटा ये जो रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट लेंथ डिफाइन होंगे, मतलब हर 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया होगा तो टोटल लाइन का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो R है वो किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, जो कि किसमें होगा बेटा, ओम पर किलोमीटर। जो इंडक्टेंस है वो कैसा होगा बेटा, पर यूनिट लेंथ में डिफाइन होगा, दिस इज पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस, दैट इज हेनरी पर किलोमीटर। दिस इज कैपेसिटेंस भी कैसे डिफाइन होगा, पर यूनिट लेंथ डिफाइन होगा, दैट इज पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस। और G क्या होगा बेटा, पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस। और ये बेटा किसमें होगा बेटा, फैरेड पर किलोमीटर। और ये क्या होगा बेटा, पर यूनिट लेंथ कंडक्टेंस, दैट इज सीमेंस पर किलोमीटर या फिर मोह पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको चीजें रिवाइज की हैं कि ये मॉडल हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि आपका जो है एक किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आप 2 पोर्ट नेटवर्क पर यूज कर सकते हैं, और अगर 2 पोर्ट नेटवर्क पर यूज कर सकते हैं तो आप जो है इस 2 पोर्ट नेटवर्क के एनालिसिस करने के लिए 2 पोर्ट पैरामीटर यूज करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करने के लिए, 2 पोर्ट नेटवर्क के। और आप देखेंगे कि अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन गिवन है तो उसके ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं तो 2 परफॉर्मेंस एनालिसिस पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने होते हैं, इफिशिएंसी और रेगुलेशन। तो ये दोनों चीजें बताने के बाद आपको जो मुझे आगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ाना है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल स्टार्ट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।